हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिबेंचर्स के चैप्टर के बाद इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कंप्लीट रिवीजन की वीडियो को आपके लिए लेकर आए। और पिछली वीडियो में हमने ये तो देख लिया था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और किस तरीके से डिबेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर से डिफरेंट होते हैं, इनकी सारी एंट्रीज को हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी किस तरीके से पैसे पे करती है, कितने वेज हो सकते हैं, कितने शॉर्टेज होते हैं, और डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल किस तरीके से किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, कितने परसेंट मिनिमम अमाउंट रखने पड़ते हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट से जो कंपनी होती है अपने डिबेंचर को क्यों परचेज कर लेती है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीट बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मतलब हुआ। तो हमने पहले ये तो देख लिया था कि जो कंपनी होती है वो डिबेंचर के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है और फिर वो ये कहती है कि हम आपके पैसे को सूद समेत वापस लौटाएंगे। तो यही जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए थे, जो एक कंपनी के लिए लायबिलिटी थे, उन सभी को रीपेमेंट कर देना, उन सभी को उनके पैसे पे कर देना इंटरेस्ट के साथ, वो कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि जितने हमारे डिबेंचर होल्डर्स थे, जितने हमारे लायबिलिटी थे, अब हमने उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया, अब हमने उन्हें उनके पैसे दे दिए। ये कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स और डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। एंड डिबेंचर्स आर नॉर्मली रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। यानी कि जो हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा था, जो हमने प्रोस्पेक्टस में कहा था कि हम आपके पैसों को इतने दिनों में लौटा देंगे, इस डेट तक लौटा देंगे, तो उस डेट तक हम इसे आमतौर पर लौटा देते हैं। जो हमारे पैसे रहते हैं डिबेंचर के, ठीक है, वो हम डिबेंचर होल्डर्स को लौटा देते हैं एज अ कंपनी। इसके अलावा कंपनी में अल्सो इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन and the terms of issue as stated in the prospectus, redeem the debentures before the due date either by installment और बाई परचेजिंग देम इन द ओपन मार्केट। तो देखो, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और वर्णित है या प्रोस्पेक्टस में कुछ और वर्णित है, तो उस केस में ड्यू डेट के पहले भी जो कंपनी होती है वो उसे पैसे पे कर सकती है। और कंपनी कभी कभी क्या करती है कि ओपन मार्केट से अपने जो शेयर होते, सॉरी शेयर नहीं, अपने जो डिबेंचर होते उन्हें ही परचेज कर लेती है और परचेज करने के बाद उसे कैंसिल कर देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि अगर करने के बाद, इशू करने के बाद उसे ये लगता है कि नहीं, हमारे पास जो फंड था वो ऑलरेडी सरप्लस में, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो अब हम झूठ का कर्ज क्यों ले, अब हम बाकियों से क्यों कर्ज ले। इसलिए वो क्या करती है, अपने डिबेंचर को खुद से ही परचेज करती है और उन डिबेंचर्स को फिर क्या करती है, वो कैंसिल कर देती है। ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि एक जो डिबेंचर की जो कंपनी होती है वो अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से खुद से ही परचेज करके खुद से ही कैंसिल कर देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। यहाँ पे जो कंपनी होती है अपनी लायबिलिटी को, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को पैसे लौटा देती है, पैसे रीपेमेंट कर देती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सेबी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो, ये तो हमने बिजनेस स्टडी में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा कि सेबी क्या होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स, इन लोगों के राइट्स के लिए काम करती है। यानी कि ये देखती है कि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो उनसे वंचित ना रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी है वो उससे फ्रॉड कर ले, और इस कारण ही सेबी की स्थापना की गई है। सेबी की स्थापना कब की गई है, इसका आंसर आपको अभी के अभी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि ये आपके बिजनेस स्टडी में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। और सेबी के बारे में कंप्लीट चीज़ें आपने बिजनेस स्टडी में ऑलरेडी पढ़ रखी है, और इसलिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भी बिजनेस स्टडी में कि सेबी क्या होता है, तो आप उसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। देखो, सेबी ने क्या कहा है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें पेमेंट करने के लिए एक कंपनी को मिनिमम 25% पैसे अलग से रिजर्व रखने पड़ेंगे, और वो जो रिजर्व होता है वो कहलाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यानी कि कंपनी ने ये कहा है, मतलब सेबी ने ये कहा है कि किसी भी कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आपको जितने भी डिबेंचर्स की वैल्यू है, लेकिन वही डिबेंचर्स जो नॉन कन्वर्टिबल है, यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि जो डिबेंचर होते हैं वो दो टाइप के भी होते हैं, एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल, एक होते हैं कन्वर्टिबल। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्हें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन कन्वर्टिबल उन्हें कभी भी इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बस डिबेंचर ही रह सकते हैं। और एक होता है पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिनके कुछ पार्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं
शेयर में और कुछ पार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो सेबी है उन्होंने ये कहा कि कंपनी को जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है और इसके अलावा पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर के जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है उनके लिए मिनिमम 25% रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसे रखने हैं, ठीक है, ताकि डिवेंचर होल्डर्स जो है उन्हें अच्छे से पेमेंट कर पाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी तरह के इंस्टीट्यूट के लिए ये मतलब कंपलसरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी बातें कही है सेबी ने कि हर एक कंपनी को रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है और वहाँ पे उन्हें 25% अमाउंट रखना है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी को रूल 18(7)(c) ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के तहत इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा आपको पता होगा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हम अकाउंटेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में। तो अप्रैल के स्टार्टिंग से मतलब लास्ट स्टार्टिंग के 30 दिन में 30 अप्रैल तक हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे हम मिनिमम 50% पैसे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो ये बात ही कही है सेबी ने। तो आपको ये पता चल चुका होगा। डिस्क्राइब रफली द सेबी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी कंपनी होती है, कंपनी को जितने भी डिवेंचर होल्डर्स है उनका जो कंप्लीट सम है, कंप्लीट अमाउंट है, उसका 25% हिस्सा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में रखना ही रखना है। और ये दो इंस्टीट्यूशंस, एक तो हो गए बैंकिंग कंपनी और एक हो गए वैसे इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज के लिए ये करना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच द डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड बाय अ कंपनी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नेम द मेथड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो देखो वेरियस वेज क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, ताकि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी पैसे दे पाए। वेरियस वेज का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेम द सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी पैसे कहाँ से ला कर देगी, यानी कि सोर्स कहाँ है उस पैसे को देने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। आप कहीं से गलती मत कर देना, आप क्वेश्चंस को चेंज मत कर देना, इंटरचेंज मत कर देना, ठीक है। देखो अगर हम वेज की बात करें, अगर हम मेथड की बात करें तो इस तरीके के 4 मेथड होते हैं। एक तो होता है रिडेम्पशन बाई पेमेंट इन लमसम में, यानी कि लमसम में आधी अमाउंट में मतलब ये जो पैसे होते हैं उन्हें पे की जाती है। इसके अलावा रिडेम्पशन बाई पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट और बाई एनुअल ड्राइंग। तो इंस्टॉलमेंट की मेथड से भी जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें पेमेंट की जाती है। इसके अलावा एक होता है रिडेम्पशन बाई परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक होता है रिडेम्पशन बाई कन्वर्जन। तो ये आपके सिलेबस में पढ़ना है ही नहीं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना। बस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि कौन से मेथड होते हैं, कौन से वेज होते हैं, तो इन चारों का आप नाम लिख देना, आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे कर सकें, यानी कि डिबेंचर्स को रिडीम कर पाएँ। और देखो यही आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पॉइंट से यानी कि इसके सोर्सेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाई रेज्ड फ्रेश कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, शेयर को इशू कर देती है, डिबेंचर को इशू कर देती है, और जो पैसे इन्हें मिलते हैं जैसे जो शेयर कैपिटल होता है वो क्या करती है, उनका यूज अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए कर देती है। तो ये हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाई रेज्ड फ्रेश कैपिटल। इसके अलावा सेकेंड सोर्स क्या होता है, वो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देख लिया जहाँ पे मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के कंप्लीट चैप्टर को बताया था, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पहले जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सभी को पे कर देती है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए उन सभी को पे कर देती है, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो डिविडेंड जो बचते हैं वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले भी वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे पे करती है। ये मैंने आपको रेशियो एनालिसिस में अच्छे से बता दिया था, मैंने आपको फॉर्मेट में दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट अलग कर लेते हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए, और अगर हम उसी पैसे से पे कर रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को तो वो कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो इसके लिए अलग से पैसे अलग करती ही नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए पैसे अलग करते ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में ये कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि जो कंपनी थी उन्होंने अपने कैपिटल का यूज़ करा, उन्होंने प्रॉफिट का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट को अलग नहीं किया। जो उनका पैसा था, जो उनका कैपिटल था, उसी से उन्होंने पैसे को पे करा, उन्हीं से उन्होंने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा। तो ये कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा एक सोर्स ये भी होता है सेल ऑफ एसेट, यानी कि कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उन्हें सेल करने पर उन्हें जो पैसे मिला उनका यूज उन्होंने किया अपने जितने भी डिबेंचर होल्डर्स थे उन्हें पे करने में। तो ये होता है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के सोर्सेज होते हैं और ये चारों मैंने क्लियर कर लिया। अब देखो, अगर आप इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। मैंने इस पीडीएफ के लिंक को वहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, लिंक पर क्लिक करना, लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। पासवर्ड है HARSH, यानी कि जब आप हर्ष टाइप करोगे तो वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप टाइप करना फाइल में HARSH, हर्ष टाइप करते ही वो फाइल ओपन हो जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लेना और आज की आज आप कंप्लीट इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सेबी की गाइड के तहत उन्होंने ये बताया था कि एक कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई कंपनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर करती है और उसके थ्रू ही अपने जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उन सभी को पैसे पे करती है, तो उस सिनेरियो को, उस केस को हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर एक कंपनी अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपने पैसे को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है और उसका यूज करके, उस पैसे का यूज करके जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे हैं उन पैसे का यूज करके डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे करती है, तो वो कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स द अमाउंट पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स is transferred to profit and loss appropriation account to a newly opened account titled debenture redemption reserve account. It is called redemption out of profit because it reduces the amount of profit available for dividend. Because जो डिविडेंड मिलने वाले थे शेयर होल्डर्स को उसके पहले ही हमने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे अलग कर लिए, इस कारण जो प्रॉफिट था वो घट गया। एंड इफ कंपनी डिवेंचर्स आर रिडीम प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट देन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज मेड एट 100%। और जितने भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं अगर उन्हें पेमेंट प्योरली प्रॉफिट ही किया गया है, यानी कि जो एक कंपनी का प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर टोटल जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्हें प्रॉफिट से ही पैसे किए गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो था वो 100% बनाया गया था। जितने डिवेंचर के पैसे थे, जितने डिवेंचर होल्डर्स के पैसे थे, उतना ही सेम अमाउंट का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट में दिया हुआ है इफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्रिएटेड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज टर्म्ड एज रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर करती है इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडेम्पशन है वो डिवेंचर का वो अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से ही कर रही है। और अगर वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने अपने कैपिटल से पैसे को पे करा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। 5 नंबर क्वेश्चन है हाउ द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक फंड इज टू बी ट्रीटेड। अगर जो डिवेंचर्स होते हैं, जितने भी डिवेंचर्स थे वो प्योरली कंप्लीटली पे कर दिए गए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से, तो उस केस में जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट पैसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से पैसे दे दिए गए, तो उनका जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम बाद में जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि वो पैसे अब बच चुके हैं। अब हमने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से जितने पैसे पे करने थे सारे पे कर दिए, अब इतने पैसे बचे हुए हैं तो उन्हें हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। इसके अलावा सेकंड केस है व्हेन ओनली अ प्रोपोर्शन ऑफ डिवेंचर इज रिडीम्ड। तो DRR यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से अगर कुछ ही डिवेंचर होल्डर्स को पैसे पे किए गए तो उस केस में जो अमाउंट था डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का वो हम उसमें ही रखे रहते हैं, उसे हम कहीं ट्रांसफर नहीं करते। अब 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्राइफली रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ पे हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को जो पैसे पेमेंट कर रहे थे वो कर रहे थे अपने प्रॉफिट के थ्रू, यानी कि प्रॉफिट को हम क्या करते थे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और उसके बाद उस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को पैसे पे करते थे। अपने प्रॉफिट के थ्रू हम पैसे को पे करते थे डिवेंचर होल्डर्स को। लेकिन रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में हम
प्रॉफिट से पैसे नहीं देते, बल्कि एक फर्म का जो एसेट होता है, एसेट नहीं बल्कि एक फर्म का जो फंड होता है, उसका जो कैपिटल होता है, उस कैपिटल के थ्रू अगर हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देते हैं तो वो कहलाता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा टर्म है। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में हम अपने प्रॉफिट का यूज़ करके डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देते हैं, और रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में हम अपने फंड्स का यूज़ करके अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन ब्राइटली द परचेज ऑफ आउन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। तो मैंने आपको ये सबसे स्टार्टिंग बता दिया था कि ओपन मार्केट से कोई भी कंपनी अपने ही डिबेंचर को परचेज करके उसे कैंसिल कर देती है, और वो ऐसा तब करती है अगर उसका फंड जो है वो सरप्लस में, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है, और परचेज करने के बाद उस डिबेंचर को कैंसिल कर देती है। ठीक है, और अगर ऐसा भी होता है कि जो डिबेंचर है उसका जो मार्केट प्राइस है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो उस केस में भी जो कंपनी होती है अपने डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करके कैंसिल कर देती है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर की सिंपल सी एंट्रीज दी हुई है, जो जनरल एंट्रीज आपको करना पड़ता है। हालांकि अगर आपने इस चैप्टर को मतलब इसकी जनरल एंट्रीज को आप ना भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं आते। अगर आप इसे स्किप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हालांकि जिन बच्चों ने इस वीडियो को ओपन इसलिए करा ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए, तो आप देख सकते हो इन एंट्रीज को फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। और देखो मैंने आपको जो बता रखा था कि जो हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट होता है उनसे ही हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए वो जो हम ट्रांसफ़र करेंगे आप देख सकते हो थर्ड एंट्रीज में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को हम कर देते हैं डेबिट, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि P&L स्टेटमेंट से हम अपने पैसे को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रीज अगर आप ना भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हो कंप्लीट तो आप कर सकते हो। और फिर इसके बाद जो हमारी देय राशि होती है जो हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे, तो वो हम शो करते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसे करते हैं पेमेंट, तो उस टाइम हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और हम बैंक अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, मतलब हमने उन्हें पैसे पे कर दिए। इसके अलावा जितने भी डिबेंचर्स होते हैं जब उन्हें रिडीम कर दिया जाता है, तो उस केस में बाकी के जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के जो पैसे बचते हैं वो हम कर देते हैं डेबिट, और जनरल रिजर्व को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन को इस वीडियो में कवर कर लिया है, और मैंने अपनी हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जब आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको जो मैंने आपको नोट प्रोवाइड किया, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया, उस PDF को ओपन करना, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताए 7 जो क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे उसमें से ही पूछे जाएंगे। आप चाहे किसी भी मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास करना होता है सिर्फ, तो वो क्या करते हैं VVI के चक्कर में पड़े रहते हो। मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होता जिन्हें क्वेश्चंस ऑलरेडी से पता हो कि ये क्वेश्चंस आने वाला है। VVI वो उस बेसिस पे तैयार करते हैं कि वो जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और आप जब VVI को पढ़ते हो ना तो आप मतलब रटने की कोशिश करते हो उसको। आपको VVI के चक्कर में नहीं पढ़ना रहता, आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना होता है। चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे तो हर एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, जिससे आपको उन क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ता, आप समझ जाते हो। और अगर आप समझ गए हो तो आप उस क्वेश्चंस को एग्जाम में से कर सकते हो। बिहार के हर एक बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप VVI के चक्कर में पढ़ रहे हो, मतलब MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से आप ना ही सर्च किया करो कभी, और ना ही इन सभी के क्वेश्चंस को आप पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, आप ये कर सकते हो जब आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया और फिर आपको लग रहा है कि अब तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, जैसा कि मुझे लगता था जब मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया था, तो फिर मैं सर्च भी करता था, तो जितने भी क्वेश्चंस होते मैं बस ये देखता था कि हाँ इन सारे क्वेश्चंस तो मैंने इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आपकी भी वही मेंटेलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप VVI को रटने लगो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप बस देख लो कि हाँ इन क्वेश्चंस को तो मैं सॉल्व इजीली कर ही लूँगा, क्योंकि आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर रखा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन को हमने कर लिया, और अब सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हमारा बच रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और वो हमारी अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है।